क्लास के अंदर हमने फ्रिक्शन वाला जो पार्ट था वो ख़त्म किया था। तो ओवरऑल हमारा जो फोर्स वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आप उसको अच्छे से ध्यान रखना, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आज अपन नया पार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या होता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन? एनी आइडिया? नॉर्मल मोशन से जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पाथ का, रास्ते का, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे इसकी क्वांटिटीज, इसके कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें आती है। ठीक है, इंट्रो की अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसके अंदर ऐसा क्या अलग होता है जो दूसरे मोशन में होता है। जब मैंने पहले जो मोशन पढ़ाया था वो सिंपल लीनियर था। सिंपल लीनियर यानी कि सरल रेखीय जिसमें रास्ता सीधा होता है। अब या तो रास्ता हॉरिजॉन्टली होता है, क्षैतिज होता है, या ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होता है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब इसमें बस फर्क क्या है, इसमें जो ये आपका पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर। तो वृत्तीय आपका ये रास्ता होता है। और जब हम सर्कल की बात करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, एक तो उसकी रेडियस और एक होता है उसका सेंटर। क्योंकि अगर सर्कल रास्ता है तो इसमें ये तीन चीजें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो उसमें रेडियस होगी और इसमें एक सेंटर होगा। तो हमें इन चीजों को भी इंक्लूड उसमें करना होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि चलो ठीक है, समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्या है। कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर घूमती है, लेट्स से ये सर्कल है, इस पे एक बॉडी जो है लेट्स से यहाँ पर है। अब मुझे बताओ, अगर इसको चलना है तो ये लीनियर वेलोसिटी देगी। लेट्स से इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, जो भी स्पीड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आएगी तो ये इस तरीके से होगी, यहाँ पर आएगी तो इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से इसका ये मोशन लगातार चलता जाएगा। और जो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है। तो हमेशा हर पॉइंट पे इसकी जो दूरी सेंटर से होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये क्या रास्ता है, मतलब सर्कुलर है। और सर्कुलर में सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो ये एक बेसिक बात होगी कि क्या ये इंट्रोडक्शन था कि सर्कुलर मोशन में बेसिकली डिफरेंस सर्कुलर पाथ का होता है। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि इस वाले मोशन में जो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले चीज एक तो देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस तरीके से एक रास्ता है जिसके अंदर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, v है। अब ये लगातार ऐसे ही चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। सही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। सही है, तो वहां पर हम यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। क्लियर था ये तो? ओके। अब सर्कुलर मोशन में क्या दिक्कत आती है, जब हम सर्कुलर मोशन देखते हैं, समझ लो यहां पर एक पार्टिकल है। अब ये v स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मुड़ गया, फिर यहां पर ऐसे। तो हर पॉइंट पर क्या चेंज आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिख रहा है आपको? देखो एक चीज समझना, सर्कल कैसे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सर्कल की, तो हम क्या बोलते हैं, सर्कल एक इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। अगर देखो मैं इस लाइन को ऐसे बनाऊं, मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, एक और दूसरी बार, है ना। अच्छा, अगर इस तरीके से बनाया तो 3 बार। ठीक है, गुड। अगर इस तरीके से बनाया तो 1 2 3 4 5 6। तो आप एक चीज नोट करो, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स ये बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे डायरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है चेंज होने की बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इस तरीके से है तो आप उसको गिनते जाएंगे और साइड को बता देंगे कितनी बार चेंज हुई। बट मैंने क्या बोला, सर्कल कैसे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो ऐसा कोई पॉइंट वहां पर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तो चलो ये तो आप कह सकते हो कि अगर ए से बी जा रहा है तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि इधर तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना। तो यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट थी। बट सर्कल के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, सर्कल के केस में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर। क्योंकि कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब इनफाइनाइट बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, या सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक चीज जो 100% यहाँ पर फिक्स है वो क्या है, बताओ, डायरेक्शन कैन नॉट बी सेम। डायरेक्शन या तो चेंजेस
एट एवरी पॉइंट मतलब हर एक बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? मैं देखो दो चीजें होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो स्पीड होता है और एक डायरेक्शन होता है। कोई भी वेलोसिटी किससे मिलके बनती है? स्केलर क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर एक तो स्पीड होती है और एक डायरेक्शन। इन दोनों में से किसी में भी अगर चेंज आया तो किस में चेंज आएगा? वेलोसिटी में। ठीक है, अभी मैं इस वाले एग्जांपल में आपको ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल लगातार चल रहा है 10 की स्पीड से, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। तो भले उसकी स्पीड सेम है, पर क्या चीजें तो कभी सेम नहीं हो सकती, कांस्टेंट नहीं हो सकती? वेलोसिटी। डजंट मैटर कि उसकी स्पीड सेम है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो 10 की स्पीड से लगातार सर्कल में घूम रहा है, आपको लगेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, बट इन रियलिटी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कौन बन रहा है? और अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो ये 100% है कि वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है तो वो सर्कुलर मोशन ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लगातार कोई चीज किसी को अपने तरफ सेंटर की तरफ खींच रही है, ये यूं जा रहा था इसको अपनी तरफ खींच लिया, फिर लगातार इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, तो ये सर्कल में घूम रही है। तो लगातार इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, तभी तो वो सर्कल में घूम रहा है। तो वाइस वर्सा, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। और अगर ये बोल दें कि वेलोसिटी अगर कोई चीज वेलोसिटी इसकी कहीं पर कांस्टेंट हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही है, तो वो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं है, वो शेप कुछ फिर और ही होगी। क्लियर है? तो यहां से क्या समझ में आया? वेलोसिटी कैन नॉट बी, अब जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, कैन नॉट बी सेम या फिर कांस्टेंट, ये 100% बात है। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि केस होगा नहीं होगा, नहीं, 100% मतलब कोई भी सिनेरियो में अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इसका वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता। अच्छा, किस पे हमारा कंट्रोल है? डायरेक्शन में तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, किस पे कंट्रोल है? अब दो चीजें हैं, या तो स्पीड को मैं सेम रखूं या स्पीड को भी बदलूं। समझ बात है? या तो मैं इसको सेम रखूं या तो मैं बदलूं। अब अगर आपको कोई बोलता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस मोशन में ये तो 100% फिक्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहां पर यूनिफॉर्म का मतलब अलग था, यहां पर यूनिफॉर्म का क्या मतलब था? वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर क्या मतलब है? स्पीड कांस्टेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर क्या है कि अगर आपको कोई बोलता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका क्या मतलब होता है, तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, बट अगर ये भी बदल गई तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके के मोशन होते हैं सर्कुलर पाथ पे। एक हमारा कौन सा होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो बताओ उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और एनडीए के अंदर तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट है। तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें स्पीड यानी कि चाल नियत है, वेलोसिटी मत कर देना, यहां पर गलती हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी राशि होती है? अदिश। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसको स्पीड से मतलब है। तो अगर आपकी स्पीड ही नहीं बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगी? तो ये एक फॉलोअप क्वेश्चन यहां से बनता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलेगी, वेलोसिटी हर पॉइंट पर मतलब चेंज होता जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? आता है ना। तो क्या आप इसमें ये लिख सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? अगर एक्सेलरेशन 0 कर दोगे तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो अभी तक मैंने बताया वो सब गलत है। तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, इसमें नहीं हो सकता। तो इसमें एक्सेलरेशन, समझ बात आ गई?
अभी मैं कोई भी एंगुलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लीनियर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एंगुलर क्वांटिटी पे आऊंगा। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म तो क्या चीज सेम रहती है, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा कि ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन जो बॉडी को सर्कल में मूव करती है। कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। याद आया कुछ, ये वो वाला एक्सेलरेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, जीरो लिखना था। ओके, तो ये अभी बेसिक हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन में पाथ सर्कुलर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल मोशन और इसमें मोशन में। इसमें वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अगर आपको कोई बोलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है, स्पीड। अब अच्छा मुझे बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, इसका क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या चीज होगा, डिफरेंस बताओ। अब स्पीड भी चेंज हो गई है, अब स्पीड भी चेंज हो गई है। अब एक चीज आपको मैं यहाँ पर अभी थोड़ा आइडिया दे दूंगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो वेलोसिटी होती है उसमें दोनों चीजें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो बदल गई, डायरेक्शन को तो आपने पहले ही कह दिया कि वो 100% बदलेगी। तो डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन अलग बनता है और इसकी चेंज की वजह से एक्सेलरेशन अलग बनता है। इसका मतलब इस सर्कुलर मोशन में दो तरीके के त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होते हैं। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन की चेंज की वजह से आता है। अब ये तो 100% रहेगा ही रहेगा। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये एक्सेलरेशन 100% आएगा, कोई इसमें दोहराई नहीं है, इसका तो आना पक्का है। बट अगर ये भी हो जाता है चेंज, कौन, तो ये तो आ ही रहा है, इसके अलावा एक और नया एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। अभी आगे जाकर हम डिटेल में और बात करेंगे, बट अभी ये लिख लेना, इससे बनता है एटी, इसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं, एसी। एसी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण। ये क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो एक चीज तो यहां तक क्लियर हो गई कि इसमें एसी भी आएगा, एटी भी आएगा। इसलिए मैं एटी सिर्फ लिख रहा हूं, बाकी इसमें एसी भी आएगा क्योंकि उसका तो आना फिक्स है। बट इसके अंदर एटी नहीं आएगा, ये समझना, इसके अंदर एटी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, सेम है। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर ही होता है। आपने एक वो क्वेश्चन सुना होगा, वैसे आगे जाके पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर का, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है या नहीं होता है, क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। आगे चलो, एक बताता हूं, चलो आगे देखो। ये बॉडी है, मेरा क्वेश्चन है, एक बॉडी इस पे v स्पीड से लगातार चल रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय द पार्टिकल, जीरो। क्यों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मैं तो बोला ही नहीं हाफ राउंड, मैंने फुल राउंड तो बोला ही नहीं ना। हर पॉइंट पे वर्क डन जीरो करेगा, रीजन बताता हूं। मैंने ये नहीं बोला कि एक राउंड, मैंने अभी राउंड की बात ही नहीं करी। वो एक राउंड में जीरो आप कह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ, अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी बताया तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, है ना। डिस्प्लेसमेंट एफ और कॉस थीटा, ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो कौन सा फोर्स उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन कहां से आता है, फोर्स से आता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाता है, और वो हमेशा कहां लगता है, सेंटर की तरफ। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो ये फोर्स फिक्स है, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो ये कहां लग रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, एंगल कितना है, इसकी वजह से जीरो होता है। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये जीरो नहीं होगा। कारण बता सकता है, नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा
तो अब ये देखो, ये वाला फोर्स कौन सा था, Fc। अगर मेरी स्पीड भी बदल गई तो उस 80 की वजह से एक और फोर्स बनेगा Ft, सही है। फिर हमें इन दोनों फोर्स का क्या करना पड़ेगा, सम, तो वो इस तरीके से आएगा। अब ये 90 डिग्री नहीं है। अब बात समझ में आई, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। स्पीड का डिस्प्लेसमेंट से क्या लगेगा? डायरेक्शन का कह रहा हूं मैं, तो फोर्स का उससे, डिस्प्लेसमेंट से। अब ये एंगल आ गया ना एक, क्योंकि हम जब भी निकालते हैं तो हम ये एफ नेट लेंगे, टोटल फोर्स कितना है। अगर यूनिफॉर्म था तो एक ही फोर्स था, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन था। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो दो फोर्स का ये अब नेट है, तो इसी में अब एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा, तो इस केस में वर्क डन होगा। तो ये सबसे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन रहता है। नीचे एक सेंटेंस लिख लेना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 नहीं होता। सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। नॉन यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट एक बार वापस बताओ। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक ही गति से, स्पीड सेम, डायरेक्शन तो बदल रही है उसको तो आप छोड़ दो, वो तो बदलेगी ही बदलेगी। अगर आपने स्पीड को ही बदल दिया, हो सकता है ना, मैं उसमें चल रहा हूँ, सर्कल पे चल रहा हूँ, पहले मेरी स्पीड 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 40, 50, 60, 70, फिर 10, फिर 20, फिर 30, तो लगातार मेरी स्पीड बदल रही है। तो जब आपकी स्पीड भी बदल जाए, एंगल तो बदल ही रहा है, तो दोनों चीज़ें जब बदल जाती है तो वो यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड भी बदल जाती है, और जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। वेलोसिटी का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा, क्योंकि वेलोसिटी तो पहले से ही कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना, ये हम नॉर्मल मोशन में पढ़ते थे। नॉर्मल मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन भी एक, स्पीड भी एक। और नॉन यूनिफॉर्म वहाँ पर क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी चेंज या तो डायरेक्शन की वजह से या तो स्पीड की वजह से। बट यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ तो वेलोसिटी को आप कांस्टेंट कर, मतलब कांस्टेंट कर ही नहीं सकते, तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब स्पीड जो है उसी पे सारा खेल है। सर्कुलर मोशन में स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? ओके। अब यहां से हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। पहली चीज आप ध्यान रखना, दो अलग अलग तरीके के मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर, जो एक लाइन पे चलता है, एक होता है एंगुलर, जो सर्कल में घूमता है। दो चीजें होती है, जैसे आप सेंटर पे खड़े हो और एक सर्कल में कार घूम रही है, तो आपने सामने अभी कार थी, थोड़ी देर बाद कार यहाँ आ गई, तो आपको बताना है कि कितना एंगल उस कार ने सेंटर से काटा है। तो वो जो एंगल है दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, एंगुलर, कोणीय विस्थापन। जब वो सीधी चल रही है कार, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब आप उसको सेंटर से देख रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हर चीज आपको यहाँ पर कहां से देखनी है, सेंटर से, उसके कहां के सेंटर, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो इसमें पहली क्वांटिटी हम जो पढ़ते हैं वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टर्म्स बता रहा हूं ये रोटेशनल मोशन में भी कॉमन आएगी, क्योंकि वहां पर भी हम थोड़ा सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोणीय विस्थापन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंटर से उसने कितना थीटा काटा उस कार ने। एग्जांपल देते हैं, लेट्स से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब इसमें बहुत छोटा सा हम ये एक डिस्टेंस लेते हैं, एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। लेट्स से इसने सर्कल से कितना एंगल काटा, थीटा। तो ये जो थीटा है दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या बोला, अभी मैं बहुत छोटा डिस्टेंस ले रहा हूं, तो लेट्स से मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये है s। ये क्या है, s मेरा लीनियर है, रेखीय राशि है, ये मेरा कोणीय राशि है। क्लियर है? ओके। ये हमारी क्या है, रेडियस, सर्कल की रेडियस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मली थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या, है ना। तो यहाँ चाप कौन बन रहा है, और थीटा मतलब रेडियस r।
तो ये रिलेशन आ गया S इक्वल्स टू आर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन किसके बीच में है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रिलेशन किसके बीच में है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम कोई भी अगर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसका यूनिट और डायमेंशन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? एनीवन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन। अच्छा, जब अपन फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं 7, सबको पता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर बोल दिया, 7 होती है। ठीक है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कौन होते हैं? हाँ, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है वो तो आप यूनिट बता रहे हो, वो असल में प्लेन एंगल, समतल कोण और घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो जो प्लेन एंगल होता है ये वो है, तो ये असल में 2D एंगल बोलते हैं। जब अपन एक आइसक्रीम का कोन देखते हैं उसमें जो एंगल बनता है ना वो 3D कोन होता है, 3D एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको किसमें नापते हैं? स्टर्डियन में। अभी हम जो कह रहे हैं ये पेपर पे हमने बनाया हुआ एक एंगल है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियन में। तो रेडियन एक फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटी है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखनी है? रेडियन। और भी यूनिट हो सकती है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रेडियन ही यूनिट होती है, आप और किस में नाप सकते हो? डिग्री में। एंगल है ना, तो डिग्री में भी नाप सकते हो, बट एसआई की अगर बात आ जाती है तो वो क्या है? रेडियन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री इसकी यूनिट नहीं है, डिग्री में भी हम एंगल नापते हैं। कई बार एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस यही क्वेश्चन था, नहीं लिखा हुआ था कि एसआई क्या है, बस लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक में लिखा हुआ था रेडियन, एक में लिखा हुआ था डिग्री, एक में लिखा हुआ था डिग्री कॉमा रेडियन। तो हमें क्या लगता है कि रेडियन सही है, हम टिक करके आगे चले गए, बट इसका आंसर वो क्यों था? उसने ये नहीं बोला एसआई, उसने बोला कौन सी यूनिट्स हैं, तो वो दोनों हैं। क्लियर है, यूनिट्स तो दोनों ही है। एसआई की अगर पर्टिकुलर वो बोल देता है तो क्या करना है? रेडियन। ओके, अब ज्यादातर एग्जाम्स वाले क्या करते हैं कि आपको डिग्री में ही देते हैं, बट हमें इसको किस में लेना है? रेडियन में। तो अगर आपको कन्वर्जन आता है तो अच्छी बात है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180। ये कन्वर्जन है। जैसे अगर आपको मैं 30 डिग्री बोल दूं तो वो रेडियन में निकाल सकते हो, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लेना। ठीक है, कि आप कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। जहां पर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ओके, सो ये हमारी बात किसकी हो गई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब याद कैसे रखना है? देखो, हम वहां पर पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पढ़ देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो यहां पर अब क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। वहां पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, तो यहां हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा, डायमेंशन, सॉरी, गुड क्वेश्चन। डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशनलेस। गुड। ये एक ऐसी राशि है, एक ऐसी क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जो कि डायमेंशनलेस है। कैसी है? पर यूनिटलेस नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, जिसकी डायमेंशन नहीं होती वो यूनिटलेस भी होती है। जैसे कि एग्जांपल दो कोई ऐसी कोई क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों है। म्यू हो गया, और स्ट्रेन हो गया, विकृति, बिल्कुल, और रिलेटिव डेंसिटी है ना, सब बहुत है। पॉइजन्स रेशियो, फिर अगर अपन उसमें चले जाए ऑप्टिक्स में, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, है ना। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। बट ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों से अलग कैसे है, जो कि ऐसी क्वांटिटी जो यूनिटलेस नहीं है पर डायमेंशनलेस है। तो वो कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वांटिटी है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। किससे डिनोट करते हैं इसको? एनी आइडिया? कोणीय वेग, ओमेगा। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। ओके, मैंने भी आपको यही बोला था। अच्छा, एक चीज मेरे इसमें मिस हो गई है, प्लीज सुनो एक सेकंड, इसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी मैंने। अच्छा, इससे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? अच्छा, अगर ये वेक्टर है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको समझेंगे कि इसकी डायरेक्शन का है। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकालोगे?
एनी आइडिया? मोशन देख रहे हो कहाँ हो रहा है? इस तरीके से गाड़ी चल रही है, तो राइट हैंड थंब रूल में इसको इस तरीके से क्या करना है, कर्ल करना है फिंगर्स को, जिस तरफ गाड़ी मूव हो रही है। तो जिस तरफ आपका ये थंब जा रहा है, दैट इज योर डायरेक्शन, दैट इज इनसाइड द प्लेन, इस प्लेन के अंदर की तरफ। अगर गाड़ी ऐसे घूम रही हो तो आउटसाइड द प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही कंडीशन में ये प्लेन के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अच्छे समझना, बिकॉज एक बार इसकी डायरेक्शन समझ में आएगी तो आगे वाली क्वांटिटी इसी पे बेस्ड है। जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समझ में आती है तो वेलोसिटी की आएगी, वेलोसिटी की आएगी तो एक्सेलरेशन की आएगी। तो वैसे सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जो रूल है डायरेक्शन का सब में सेम ही चलेगा। कैसे निकालना है? राइट हैंड थंब रूल, उंगलियां जहां पर आपकी कर्ल कर रही है, जिस तरफ पार्टिकल चल रहा है, जहां पर ये आपका थंब है, दैट इज योर थीटा, दैट इज योर थीटा यानी कि रेडियन। चलिए अब इस पे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एक बॉडी है, देखो मैं ऐसा कभी भी नहीं लिख रहा हूं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ओमेगा है, बिकॉज ओमेगा की डायरेक्शन ये नहीं होती है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होती है? या तो आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन। यहां मैं क्या लिखूंगा? लीनियर। ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर। एक पार्टिकल चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो वो लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है, बट वो लगातार अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो यहाँ दो तरीके की होती है, एक तो v और एक ओमेगा। ओमेगा एंगुलर में आती है और ये किस में आती है? लीनियर में, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। वहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस यही फर्क है। तो ये हो जाएगा थीटा बाय टी। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इसका एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये जो ओमेगा है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये ओमेगा किस पर डिपेंड करता है? थीटा पे। इस पर डिपेंड करता है थीटा पे। अगर v बदले ना बदले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको थीटा से मतलब है। किससे मतलब है? थीटा से। इसको उससे लेना देना नहीं कि v कितना है। v तो लीनियर राशि है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी? एंगुलर क्वांटिटी पे। क्लियर है? बट हमें इसका रिलेशन निकालना पूछा जा सकता है किस किस का। जैसे हमने पिछला एक फॉर्मूला देखा था, तरीका बहुत सिंपल है। क्या देखा था? s इक्वल्स टू आर थीटा। अब इसी वाले एक्सप्रेशन को लेके चलना है। कैसे? लीनियर क्वांटिटी के नीचे लीनियर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी के नीचे एंगुलर क्वांटिटी, और r वैसा का वैसे। तो s के नीचे क्या आ जाएगा? v, इसकी जगह क्या आ जाएगा? r, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। v इक्वल्स टू क्या? r ओमेगा। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? v बाय r। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार किसी क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे इसको भी, तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा। बाकी एक फॉर्मूला तो है ही ओमेगा का, क्या? थीटा बाय टी। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी? वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन टाइम इनवर्स। अभी तो बताया था रेडियन की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो बस टाइम की लिखनी है, t-1। अच्छा, अब यहां से ना एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अब थोड़ा सा उसको हम और आगे समझेंगे। ये डायमेंशन आपने देखी जो है, ये किसके सिमिलर है? आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। याद है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी यही होती है। वो फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या बनेगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या समझ में आया कि इस कोणीय वेग का एक और नाम है, और ये जो नाम है ना, ये कई बार कंफ्यूज करता है कि पता नहीं कौन सी क्वांटिटी पूछ ली। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहां पर आप एक नीचे पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे वर्ड्स को लेके। ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती कहा जाता है इसको। तो कोणीय आवर्ती को भी ओमेगा से ही लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी किससे लिखते हैं? ओमेगा से। दोनों सेम चीज है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? लेट्स से उसको एक चक्कर काटने में टी समय लगा। कितना लगा? कैपिटल टी। तो क्या फॉर्मूला आएगा? एक चक्कर का कितना थीटा होता है? 2 पाई, रेडियन में 2 पाई और नीचे टी। तो यहां से आप ओमेगा का एक और फॉर्मूला पढ़ते हो ना,
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। क्लियर है? अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई एफ। सही है? तो ये रिलेशन किसके बीच में हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी। सही है? यानी कि हमें पता है कि नॉर्मली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। तो यहां से ये भी फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। ऑल तो ये फॉर्मूला वही है, थीटा बाय टी। ये एक चक्कर की बात हो रही है क्योंकि ये कैपिटल टी क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल टी हियर? टाइम कौन सा टाइम? फॉर वन राउंड। इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम तो मतलब किस समय की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कैपिटल टी एक चक्कर का राउंड, मतलब एक चक्कर का समय है, तो इसको हम बोलते हैं एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब वापस रिपीट करता है जब। ठीक है, ओके। अभी तक यहाँ पर चीजें पूरी खत्म नहीं हुई है। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है, ओमेगा को और भी यूनिट्स में पूछा जाता है। किसी को याद है? आरपीएम नाम सुना है? चलो उसके बारे में बात करते हैं। आगे चले। ओके, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं आरपीएम। किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? रोटेशन पर मिनट। अब देखो मैंने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म को एक नाम में लिख दिया, बस यही हुआ है। अगर मैं आपसे आज पूछूं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। उसको मैं लिख दूं डीपीटी। मेरी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम असल में वेलोसिटी होती है, तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं लैंग्वेज में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो असल में वो क्या है? डीपीटी। अब यहां पर आरपीएम, तो पी का मतलब यहां पर क्या है? पर, यानी कि डिवाइड। क्या है? डिवाइड। रोटेशन अपॉन मिनट। क्लियर है? अब रोटेशन किस में नापते हैं? थीटा में। मिनट क्या होता है? टाइम। तो मिनट सॉरी थीटा अपॉन टाइम क्या होता है? ओमेगा। तो आरपीएम इज बेसिकली यूनिट ऑफ ओमेगा। ऐसा ही नहीं है, बट यूनिट तो है ना। ऊपर आप रेडियन लगाओ, नीचे भले आप टाइम मिनट में लो, आवर में लो, दिन में लो, क्या फर्क पड़ता है? पर है तो वो ओमेगा ही ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रोटेशन पर मिनट। अच्छा, अब हमें करना क्या होता है? हमें आरपीएम को बदलना होता है रेडियन पर सेकंड में, बिकॉज रेडियन पर सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड है ना। अगर आपको क्वेश्चन बोल देगा एक पार्टिकल जिसका आरपीएम 60 है, 60 है, तो असल में वो आरपीएम में है। अब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ओमेगा 60 नहीं रखेंगे, बिकॉज हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। एक आरपीएम को मैं क्या लिखता हूं? 1 रोटेशन पर मिनट। सही है? एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं? एक चक्कर में 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो हो गया ना। तो एक आरपीएम किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई 60। अगर सॉल्व कर लोगे तो पाई बाई 30। तो ये पाई बाई 30 भी कर सकते हो, तो ये हो गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये 30 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आरपीएम 600 है, तो इसका रेडियन पर सेकंड में कितना होगा आप निकाल सकते हो। 600 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 30 से। ये एक आरपीएम की वैल्यू है। अगर 10 हो तो 10 इंटू पाई बाई 30। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आरपीएम को किस में बदल सकते हो? रेडियन पर सेकंड में। अच्छा, एक और बहुत यूज होती है आरपीएस। व्हाट इज आरपीएस? सेम वही, रोटेशन पर सेकंड। तो आरपीएस क्या हो जाएगा? रोटेशन पर सेकंड, यानी कि रोटेशन अपॉन सेकंड। बताओ ये किसके बराबर होगा? मतलब कितने रेडियन के बराबर होगा? रेडियन पर सेकंड के सिर्फ 2 पाई। टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में है, तो उसको तो बदलना ही नहीं है, बस रोटेशन को बदलना है। तो एक रोटेशन में कितने होते हैं? 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो आपको एक चीज समझनी है कि रटना नहीं है। रटना इन सेंस, अगर मैं आपको बोल दूं रोटेशन पर आवर, तो अभी आप उसको चेंज कर सकते हो रोटेशन पर सेकंड में। तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको क्या दिया हुआ है दोनों ही यूनिट में। तो नीचे वाला टाइम इंपॉर्टेंट है। अब रेडियन पर सेकंड में भी सेकंड आ रहा है, यहाँ पर भी सेकंड आ रहा है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इस केस में आप सीधा क्या कर दोगे? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये बात किसकी हो गई? ओमेगा की। किसकी हो गई? ओमेगा की। ठीक है। अब जब हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा बातें थोड़ी सी चेंज होगी।
दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, वो जो आपको मैंने पहले बताए थे, बट वो दोनों के दोनों लीनियर थे। मैंने ए लिखा था ना, तो लीनियर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में रेखीय जो एक्सेलरेशन होते हैं दो होते हैं। एंगुलर इज डिफरेंट स्टोरी, आप दोनों को कभी सेम मत समझना। एंगुलर क्वांटिटीज अलग ही चलती हैं, लीनियर क्वांटिटी अलग चलती है। लीनियर क्वांटिटी में एक डिस्प्लेसमेंट एक वेलोसिटी, थीटा और ओमेगा। यहां तक बात खत्म हो गई। जब अपन क्या पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, तो लीनियर में एक ही एंगुलर में एक ही एक्सेलरेशन होता है, बट लीनियर में दो होते हैं। क्या होते हैं? दो। एक वो जो डायरेक्शन के बदलने से आता है और एक वो जो स्पीड के बदलने से आता है। तो आपको एक चार्ट आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि अब जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो एक तो हमारा होगा कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो किसकी वजह से आएगा? ओमेगा के चेंज होने से। और रही बात ए की, तो ए में फिर दो आएंगे। एक जो 100% हमेशा आएगा, दैट इज योर सेंट्रीपिटल, और एक जो स्पीड के बदलने से आएगा, जो कि क्या है? 80। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है कि जैसे आप जब ये रिलेशन निकालते हो, जैसे v = r ओमेगा लिखा था मैंने, ये लिखा था, तो यहां तो दिक्कत नहीं आई कि एक v था और एक ओमेगा था। दिक्कत यहां आती है कि अब यहां पर a कौन सा ले। बात समझ रहे हो कि यहां पर 80 आएगा कि AC आएगा, इसीलिए यहां पर कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास अब कितने एक्सेलरेशन है? दो। तो ये ओमेगा, ये अल्फा का जो रिलेशन है वो किसके साथ क्या बैठता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बहुत ढंग से पढ़ना है। आगे चले, ओके। तो सबसे पहले आप देख लो, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे करते हैं? अल्फा से। फटाफट बताओ, नॉर्मली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेम फॉर्मूले हैं, बस क्वांटिटीज चेंज हुई हैं। तो जितना ओमेगा में चेंज आएगा उतना ही अल्फा आपका बनेगा। अब वो सारी चीजें सेम, अल्फा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। किसके बेसिस पे? ओमेगा के बेसिस पे, ठीक है। अल्फा जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब ओमेगा कांस्टेंट होगा, सही है ना। तो डेल ओमेगा क्या हो जाएगा? सही है ना, वो सारी चीजें सेम है। ओमेगा अगर आपका है तो आपका एक्सेलरेशन आना जरूरी नहीं है, उसका बदलना जरूरी है। अगर किसी का आरपीएम 60 से लगातार घूम रहा है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर वो 60 से 70 आ रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है? एंगुलर। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। ओके, इसकी यूनिट बताओ फटाफट। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पर इसकी डायमेंशन t माइनस 2। रेडियन की तो होती नहीं है डायमेंशन, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट और डायमेंशन होगी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, पिछली वाली भी वेक्टर ही थी, ठीक है। सारी ही वेक्टर है, और सबकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जो थीटा की थी, जो थीटा की थी वही ओमेगा की होगी, जो ओमेगा की है वही अल्फा की होगी। तो सब में राइट हैंड थंब रूल लगाना है। सबकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के या तो परपेंडिकुलर, मतलब अप साइड, या फिर डाउन साइड होती है, ठीक है। तो थीटा की अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, सबकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अब आज अपन यहां तक करते हैं, बट एक बार मैं बता देता हूँ अल्फा वाली चीज, फिर अपन खत्म करेंगे, सॉरी ए वाली चीज। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है उस लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि यहां पर अब दो तरीके के एक्सेलरेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आप एक बार हेडिंग लगा लेना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। दो तरीके के लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं। बस आज हेडिंग लगा लो, कल इसको करते हैं। फर्स्ट होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। एक तो आता है डायरेक्शन की चेंज से, और एक आता है ड्यू टू, किसकी वजह से आता है? स्पीड की वजह से। तो जो डायरेक्शन की वजह से आता है वो होता है AC, और ये होता है AT। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप यहां लिख लेना। AC का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, और AT का मतलब होता है टेंजेंशियल। कल हम इसको और डिटेल में समझते हैं।
एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 एक्सेलरेशन होते हैं, 2 तो लीनियर और 1 एंगुलर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा कि अल्फा के साथ में रिलेशन में कौन आएगा, एटी आएगा कि एसी आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम कल बात करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।